वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग कोड प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भाई लास्ट चैप्टर 11th में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, समरी पढ़ी थी और ये चैप्टर थोड़ा सा हमने ऑलरेडी बता रखा है उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नैथानियल ट्रेवरॉय। तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा फर्स्ट सेशन को इस चैप्टर के, तो आप इसको भी मत पढ़िएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। 20 से चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। बिगिनिंग से चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें समरी बता रखी है और 2-3-4 स्लाइड भी हमने पढ़ा दी थी। तो जहां से एंड किया था चैप्टर को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और आउटलाइन ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आउटलाइन इंट्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसके वर्ड्स इतने ज़्यादा टफ हैं, उसको समझाना अपनी भाषा में वो मुश्किल हो जाता है। तो उसको ज़रूर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तब जाके इस चैप्टर का समझ में आएगा, तभी आप इसके क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो, हम लोग ने ये स्लाइड पढ़ ली थी, इसलिए इस स्लाइड से हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। ये भी पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। एक पैराग्राफ हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे उसमें, इसलिए हमने ये सेकंड पैराग्राफ, मेरे ख्याल से आपकी बुक में जो सेकंड पैराग्राफ होगा ये नहीं है, जो सेकंड पैराग्राफ दिया है वो यहाँ से होगा। ये 3 स्लाइड हम पढ़ चुके थे, इसलिए हमने 3 स्लाइड नहीं पढ़ाई। तो अब क्या वंडरफुल, ठीक। ये है द बुक्स, कहाँ से लिख दिया है हमारे कंप्यूटर महोदय जी ने। ये सच स्टोरीज, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से बेटा, ठीक है। सच स्टोरीज प्लेड। तो स्टोरीज क्या है? अलग अलग आर्ट्स की स्टोरी है, अलग अलग कला, मतलब जो पेंटिंग बनती है उसके। वैसे आर्ट का मतलब होता है किसी भी तरह का टैलेंट या स्किल, किसी भी तरह की आर्ट हो सकती है, चाहे वो प्लेइंग आर्ट हो, प्लेइंग क्रिकेट आर्ट हो, या आप कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऑल दीज काइंड्स ऑफ कोल्ड आर्ट, इन्हें सब आर्ट ही कहा जाता है, ठीक है। Such stories played an important part in China's classical education। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि एक मुख्य भूमिका निभाती हैं जो है चाइना के स्टोरीज में। जस्ट अ मिनट, बाहर पड़िएगा आपके हमारे अंदर, ठीक। मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो सच स्टोरी, ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं आर्ट्स के ऊपर। प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो कि चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। चाइना एक एशियन कंट्री है ना, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। चलिए, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। कन्फ्यूशियस का नाम शायद आपने सुना हो, नहीं सुना है तो आपको सुनना भी चाहिए। कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक हुआ जो कि चाइना का था। जैसे आपने सुकरात का नाम सुना, जिन्हें सोक्रेटिस इंग्लिश में कह देते हैं, प्लेटो का नाम सुना है, और अरस्तु का नाम सुना है ना। तो आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से वो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक दार्शनिक थे। ये कन्फ्यूशियस चाइनीज दार्शनिक है, जुआंगजी ये भी चाइनीज दार्शनिक है। आर फुल ऑफ देम, जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस की लिखी हुई दर्शन शास्त्र की, और जुआंगजी नाम के व्यक्ति, उनके जो बुक्स हैं, इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं जो उनके बुक्स में मिलती हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये कहानियां, ये जो राइटिंग्स लिखी हैं इन दोनों ने, ये बहुत से टीचर्स को हेल्प पहुंचाती हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से गाइड कर सकें इन द राइट डायरेक्शन, सही तरीके से। भाई अच्छी बुक होगी, अच्छी बुक पढ़े रहेगा टीचर, तब तो वो अच्छा ज्ञान दे पाएगा, है ना। तो टीचर्स बनने के लिए भी ये जरूरी है कि अच्छी किताबें उसने पढ़ी हो, और तभी वो एक बेहतर ज्ञान जो है अपने शिष्यों को, अपने डिसिपल को दे पाएगा। राइट डायरेक्शन किसको? डिसिपल का मतलब होता है बेटा स्टूडेंट, या डिसिपल को आप शिष्य कह सकते हैं, है ना। प्यूपिल भी कह सकते हैं, PUPIL। बियॉन्ड द एनेक्डोट, इन स्टोरीज से परे। एनेक्डोट का मतलब हो गया बेटा स्टोरीज, मतलब कहानी, ठीक है। यहाँ पर एनेक्डोट लिखा है तो सिंगल में लिखते हैं स्टोरी। एनेक्डोट मतलब कहानी से परे। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट्स वर कंसिडर्ड। इन स्टोरी से कहीं ज्यादा परे इस स्टोरी में यह दिखाया गया है कि इसमें आर्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई। आर्ट वॉज कंसीडर्ड किस तरह से? डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट,
आत्मीय तरीके से इसमें रिवीलिंग करी गई है आर्ट को, ना कि सिर्फ उसके ऊपरी जो है स्वभाव को बताया गया है कि मतलब सिर्फ आर्ट को नजरों से देखा जाए, ये नहीं है ना। हाँ, कला की जो मतलब जो आर्ट होती है उसकी जो भावना होती है, उसकी जो आत्मा होती है, उसको व्यक्त करती हैं ये कहानियां। उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है चाइना के फिलॉसफी में, ठीक। कंसीडर मोर एनेक्डोट का मतलब ये लिखा है, एंड फ्लैंडर्स एक मीडिवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है जिसे फ्लैंडर कहा जाता है। आगे एक शब्द मिलेगा तो आप याद रखिएगा। कंट्रास्ट इस स्टोरी के अगर कंट्रास्ट की बात करें, ऑपोजिशन, इस स्टोरी को ऑपोजिशन में, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, एक और पेंटर के बारे में आगे बात करें, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, हमने आपको ये बात बताई थी कि इसमें एक चीज और आएगी, 2-3 कहानियां हैं अभी, एक कहानी हो गई, अब दूसरी कहानी है कि एक पेंटर की एक कहानी और आती है। वन अबाउट अ पेंटर, एक ऐसा पेंटर भी हुआ है इतिहास में, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन बनाया लेकिन उसकी आई नहीं बनाई, उसकी आंखें नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड फॉर फियर, इस डर से, फॉर फियर it would fly out of the painting, it would fly out of painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting। टफ लैंग्वेज है, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति था, एक पेंटर था जिसने एक ड्रैगन बनाया, लेकिन उस ड्रैगन बनाने के बावजूद उसने उसकी आई नहीं बनाई, क्योंकि उसे ये डर था, फॉर फियर, चूंकि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग से उड़ करके वो भाग जाएगा। कौन? ड्रैगन। अब ऐसा क्यों उसके माइंड में आया? दर्शन शास्त्र में से बहुत सी कहानियां आपको मिलेंगी जो कि आपको ऑ फीलिंग देंगी, ऑ, एस्टनिशमेंट, अमेजमेंट, है ना, फीलिंग देंगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, जो कि एक पुरानी स्टोरी है, नेटिव फ्लैंडर्स की भी एक इसी तरीके की कहानी है, ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। ये नेटिव फ्लैंडर्स की बात जो कर रहा है, राइटर कर रहा है। फ्लैंडर्स एक मीडिवल कंट्री था, मीडिवल टाइम का एक कंट्री था, दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिससे वेस्टर्न पेंटिंग की झलक दिखाई देती है उसी तरीके से जैसे कि यहां पर एक व्यक्ति पेंटिंग। एंटवर्प एक वर्ड आएगा अभी आगे, अ सिटी ऑफ नॉर्दर्न बेल्जियम, एक बेल्जियम नाम की कंट्री है, वहां पर एक शहर है जिसका नाम है एंटवर्प। एंड डेलिकेट रियलिज्म, ये एक फ्रेज आया है आपकी बुक के स्टार्टिंग में ही, 2-4-5 फ्रेज दिए रहते हैं। इस बार के जो चैप्टर है थोड़े से स्पेशल तरीके से आपको दिए भी गए हैं, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लेवल से भी आपको पढ़ना भी है। डेलिकेट रियलिज्म, द क्वालिटी ऑफ आर्ट दैट मेक्स इट सीम रियल, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म यथार्थ, यथार्थ, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म यथार्थ। ये हिंदी हो सकती है बेटा इसकी, ठीक है। हाँ, चलिए, जस्ट अ मिनट, चलो ठीक। तो द क्वालिटी ऑफ आर्ट दैट मेक्स इट सीम, मतलब एक ऐसी चीज बनाना जिससे वो एकदम रियल दिखे, उसे कहते हैं डेलिकेट रियलिज्म। आगे है इन 15th सेंचुरी, अगर 15वीं शताब्दी की बात करें तो एंटवर्प की एक कहानी सबको याद आती है। एंटवर्प एक शहर है। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस, एक नाम था क्विंटन। बेटा ये लिख कर आपको याद तो करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि ये सर समझ में नहीं आ रहे चैप्टर पढ़े नहीं, आपको करना पड़ेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं होगा कि चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, या तो आप दुआ मांगिए चैप्टर को हटा दिया जाए, मेरे में भी लास्ट टाइम हटाया गया था। क्विंटन मैट्सिस नाम का एक व्यक्ति था एंटवर्प का, वो फेल इन लव, एक लड़की से प्यार करने लगता विद अ पेंटर्स डॉटर, एक लड़की थी जो कि पेंटर की बेटी थी। और ये कौन था आगे पता चलेगा, वैसे यहीं पर लिखा हुआ है कि ब्लैक स्मिथ था। एक क्विंटन मैट्सिस नाम का एक ब्लैक स्मिथ मतलब एक लोहार था जिसको एक लड़की से प्यार हुआ, और वो लड़की एक पेंटर्स की बेटी थी, एक पेंटर की बेटी थी। The father would not accept a son-in-laws in such a profession। भाई फादर कोई भी होगा अपने बेहतर और अपने ऊंचे खानदान में करने की कोशिश करेगा, अपने नीचे खानदान में हमेशा लड़की के पिता सोचते ना करा जाए, ठीक है। सो क्विंटन, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे दामाद को एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो लोहे का काम करे। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो। एक दिन क्या हुआ कि जो क्विंटन मैट्सिस है वो चुपचाप उसके स्टूडियो में चला जाता, पेंटर के, स्नीक करके। स्नीक का मतलब होता है, स्नीक इनटू का मतलब वो होता है घुस जाना, वो चुपचाप घुस गया।
एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और एक चित्र पटल बनाया हुआ था, उस टाइम पर एक पेंटिंग बना रहा था पेंटर, तो उस पर जा करके उसने अपने हाथों से एक मक्खी बना दी। उस पैनल पे जाकर के, पैनल का मतलब एक चित्रपटल बना रहा था, मतलब एक सैंडी बना रहा था, उस पर एक मक्खी बना दी, ठीक है, विद सच अ डेलिकेट रियलिज्म, इस तरीके से जैसा मानो कि वो एकदम रियल ही हो। अभी हम लोगों ने पीछे देखा लिखा हुआ डेलिकेट रियलिज्म का मतलब हो गया सूक्ष्म यथार्थ, इतनी सूक्ष्मता से कि वो यथार्थ दिख रही है एकदम इस डेलिकेटिव मैनर में, इतने कोमल मैनर में, इतने डेलिकेट मैनर में, इतने मतलब सॉफ्टली इस तरीके से बनाया जैसे कि वो सच में दिख रही हो, एकदम वास्तविक। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, और इतना ज्यादा वो सच दिख रही थी कि वो जो मास्टर अपने आप को मानता था, पेंटर, मास्टर पेंटर अपने आप को मानता था, उसने उसको स्वेट करने की कोशिश करी। स्वेट का मतलब मारने की कोशिश करी उस मक्खी को, जैसे कहीं बैठ जाए हट, उसी को हम कहते हैं स्वेट अवे। स्वेट कहते हैं और अवे कहते हैं, बीच में आया है स्वेट इट अवे। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, है ना, उसे बाद में पता चला, उसे बाद में एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक पेंटिंग का एक नमूना है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसने कर दिया, ये कोई मक्खी नहीं है, बाद में एहसास हुआ। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, तुरंत जो है क्विंटन को उसने तुरंत अपने आप का एक अप्रेंटिस घोषित कर दिया। इसका मतलब होता है बेटा ट्रेनी, उसने तुरंत उस व्यक्ति को अपना एक ट्रेनी का मतलब जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, एक शिष्य के तौर पर उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक जिसको वो मना कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी से प्यार कर रहा था, लेकिन अब उसने उसके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को समझा, सिर्फ एक मक्खी उसने बनाई थी, दिस वॉज द टैलेंट। इनटू हिज स्टूडियो ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ द एज, और उसने उसके बाद अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कराई, और उस टाइम का एक बेहतरीन पेंटर के रूप में वो इमर्ज होकर के सबके सामने आया दुनिया में। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों स्टोरी जो भी आपने ऊपर पढ़ी, ये बताती हैं कि हर तरह की अलग अलग आर्ट क्या अचीव करना चाहती। भाई कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ भी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कोई एक्टर है, एक्टिंग करता है, उसका रीजन होता है नंबर 1 लोगों को एंटरटेनमेंट देना। बिना एंटरटेनमेंट दिए अगर वो एक्टिंग कर रहा है तो इट इज यूजलेस, नोबडी विल वॉच द मूवी ऑफ सच एक्ट्रेसेस और एक्टर्स। इस तरह की एक्ट्रेसेस या एक्टर्स की कोई मूवी नहीं देखेगा अगर उन्हें एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। भाई कॉमेडियन है तो उसे कॉमेडी आनी चाहिए। सो हर एक एक्टिविटी के पीछे, जैसे कि क्रिकेट खेल रहा है, अब कोई आए आते आउट हो जाए, बल्ला चला तो बॉल ही ना लगे, तो फिर क्रिकेट देखने का फायदा क्या। तो हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, तो हर टैलेंट के पीछे भी इलस्ट्रेट ये दोनों स्टोरी करती हैं दैट आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, क्या है वो अचीव करना चाह रहा है। तो हर एक व्यक्ति का अपना जो हुनर होता है, उस हुनर के पीछे उसका रीजन ये होता है, जब मैं ये करूं, जब मैं ये बनाऊं, जैसे कि कोई कार का मैकेनिक है, बाइक का मैकेनिक है, और कोई बाइक खराब हो गई और मैं बना दूंगा, बना ना पाए, तो उसके काम का कोई मतलब ही नहीं। उसका अचीवमेंट ये है कि पहले उसको सेटिस्फैक्शन दे दे, उसके रिटर्न में उसे पैसा मिलता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, एनीवन एल्स, है ना, तब जाकर। तो रियल जो उनका रीजन होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैन और सेटिस्फैक्शन ऑफ द पब्लिक, उस पब्लिक का सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह की आर्ट हैं जो कि ये शो करती हैं, इलस्ट्रेट करती हैं, दिखाती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि क्या ये अचीव करना चाहता है। अ परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, एकदम यथार्थवाद को, इल्यूशनिस्टिक है ना, हाँ। कमेंट करते रहोगे बेटा, कमेंट जो है हम इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपका, हाँ यहाँ पर तो हम बस ये चेक कर लेते हैं बीच बीच में कि रिकॉर्डिंग हो गई, लास्ट टाइम एक ऐसी गलती हुई, रिकॉर्डिंग हो गई और आवाज़ पूरी आई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए, तो ये जो इल्यूशनिस्टिक जो है लाइकनेस है, इल्यूजन का मतलब होता है छल, माया जिसे कहते हैं इल्यूजन, उसी से इल्यूशनिस्टिक बना, ठीक है। तो इल्यूशनिस्टिक का मतलब हो गया मायावी, इसे आप कह सकते हैं मायावी, सॉरी, ठीक है। मायावी लाइकनेस का मतलब क्या है भाई, मायावी सादृश्य, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं बेटा कि सादृश्यता, सादृश्य दिखने वाला। तो मायावी जो सादृश्य इन यूरोप में एक परफेक्शन चाहता है, मतलब एक ऐसा
पेंटर होता है यूरोप में, जो भी पेंटिंग बनाई जाती है, वो चाहता है जिस तरीके से, जिस नजरिए से वो देख रहा है, उसी नजरिए से लोग उसको देखें, उसी पेंटिंग उसी नजरिए से, जिस नजरिए से वो देख रहा है। तो यूरोप में ये है उसका उद्देश्य पेंटिंग बनाने का। लेकिन द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया का जो अपना एक उद्देश्य है, एशिया में मतलब चाइना की बात आएगी अगर, तो एशिया का जो उद्देश्य है वो है इनर लाइफ, मतलब पेंटिंग के अंदर की इनर लाइफ को, आंतरिक जीवन को, और उसके अलावा जो आत्मा होती है उसकी भावना को समझना जो है, ये उद्देश्य है एशिया का। तो इसका मतलब दो अलग अलग तरह की आर्ट है, दोनों के अपने अलग अलग तरह के उद्देश्य और पर्पज है। स्वेट पीछे वर्ड था, अप्रेंटिस पीछे एक वर्ड था जो कि आप पढ़ चुके हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, अगर चाइनीज स्टोरी की बात करें, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि एक एम्परर था ज़ुआंगजू नाम का, तो उसने जो है कमीशन किया, ऑर्डर दिया एक पेंटिंग का, एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, तो उसने उसके आउटर अपीयरेंस को देखा, उसने उस इनर फीलिंग को, इनर इमोशंस को, आंतरिक जीवन को, आंतरिक दुनिया को, है ना, आंतरिक ब्रह्मांड को महसूस नहीं किया। महसूस करना ये हमारी आंखों से नहीं हो सकता, महसूस हमारे दिल से हो सकता है, हमारे मस्तिष्क की उस कोर में जाकर के महसूस किया जा सकता है किसी भी चीज को महसूस करना है तो। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, राजा था वो ऊपरी चीजों को जो है अप्रिशिएट कर रहा था, है ना, लेकिन ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उस पेंटर ने उसकी ट्रू मीनिंग दिखाने की कोशिश करी उस राजा को कि मालिक या महाराज, आप वो जो मैंने केव बनाई वो तो देखिए। द यूरोप में रूल ओवर द टेरिटरी, कह रहा है कि जो सॉरी एम्परर है, यहां पर एक राइटर की बात है कि जो एम्परर है वो एक टेरिटरी पर रूल तो कर सकता है। टेरिटरी मतलब उसके अधिकृत क्षेत्र पर, टेरिटरी का मतलब होता है अधिकृत क्षेत्र, टेरिटरी अधिकृत क्षेत्र, ठीक, वो एक अधिकृत क्षेत्र पर तो रूल कर सकता है। ही हैज कॉन्कर्ड, जिसको उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट ही है, एक कलाकार ही है, पेंटर की यहां बात आ रही, जो उसके अंदर के सफर को भी समझता है, उसके अंदर की भावना को भी समझता है। राजा अपने दरबार में बैठ करके आदेश दे सकता है, लेकिन राजा हर एक व्यक्ति के अपने जीवन की परेशानियों को समझ नहीं सकता। ये ऊपरी एग्जाम्पल हमने दिया। तो जैसे उसने एक एरिया जीत लिया है, उस एरिया के हर एक कोने में राजा नहीं जाता, हर एक कोने में वो आम आदमी जाता है जिसे हर एक चीज का एहसास और ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिस तरीके से यहां पर कहा गया कि एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, उस टेरिटरी पर तो रूल कर सकता है एक राजा, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन आर्टिस्ट है जो कि उसके अंदर जा सकता है, उसके अंदर की चीजों को समझ सकता है। लेशनिस्टिक लाइकनेस एंड इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल समथिंग, जो कि एक वास्तविक दिखाई दे। एंड फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्ट, फिगरेटिव पेंटिंग, ये एक वर्ड आएगा बेटा अभी, तो आपको इंग्लिश में समझ में लिख लेना चाहिए, अदरवाइज इसकी हिंदी जो होती है, जो प्रतीकात्मक होता है, प्रतीकात्मक, प्रतीक से कोई चीज अगर आप कोई प्रतीक दिखाई दे, सिंबॉलिक तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाए, उसे ही हम कहते हैं फिगरेटिव। फिगर का मतलब क्या होता है? प्रतीक होता है, मतलब एक शारीरिक बनावट, जो बनावट होती है उसे हम कहते हैं फिगर। तो इसे कहते हैं प्रतीकात्मक चित्रण, प्रतीकात्मक चित्रण, ये फिगरेटिव पेंटिंग। आगे आपको ये वर्ड मिलेगा। लेट मी शो द वे, जब दाऊजी ने, वो जो पेंटर था जिसको एम्परर ने ऑर्डर दिया था ना, तो उसने कहा था लेट मी शो द वे, दाऊजी, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पैथ और द मेथड। यहां पर जब उसने ये बात कही थी ना राजा से कि महाराज चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, यहां पर उसने ये जो वर्ड यूज करा है ना वे, इसके दो मतलब निकलते हैं। अ वर्ड मीन्स बोथ, पहली चीज तो वे का मतलब रास्ता भी होता है, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और साथ ही साथ जो है यूनिवर्स का जो रहस्य है, रहस्यवादिता जो है, वो भी इसका मतलब निकल कर आता है कि महाराज चलिए मैं आपको ले चलता हूं इसके अंदर। जैसे गार्डन के अंदर या किसी जू के अंदर, आपको एक दुनियावी एग्जांपल देते हैं, जब आप किसी जू के अंदर जाते हैं तो आपको ये पता है कि जू के अंदर यहाँ पर शेर होगा, कहीं पर वो होगा, क्योंकि आपने जैसे इंटर दिए तो इधर बगल में बंदर का केज, बगल में हाथी का केज, सामने सांप का केज, मतलब जो भी है बना हुआ है। तो लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है, जिसने उस जू को डिजाइन करा हुआ है, वो आपसे बेहतर जान रहा है। तो आपको ऐसा बताएगा कि पहले महाराज आप इधर से एंटर हो, आप चाहे इधर से एंटर हो तो भी आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, आप चाहे इधर से एंटर हो तो भी आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। आप सीधे भी जा सकते हैं, आपको ऐसे आना पड़ेगा वापस, और अगर आप ऐसे जाते हो तो ऐसे भी वापस आ सकते हैं। तो आपके पास 2-3 रास्ते हैं, आप जिधर से चाहें। एंड दैट वाज ऑल दैट चाइनीज पेंटर्स वांटेड
देयर व्यूअर्स। ये वो चीज है जो चाइनीज पेंटर अपनी पेंटिंग में चाहते थे कि उनके व्यूअर्स जब उसकी पेंटिंग को देखें तो इस तरीके से समझे कि वो कहीं से भी एंटर हो, लेकिन उसके अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करे, ऊपरी नहीं कि जू है तो हाँ जू बड़ा खूबसूरत है ना। अब जब ताजमहल को देखने का दो तरीका है, नजरिया। भाई हिंदुस्तानी जब जाता है तो हिंदुस्तानी ओ ताजमहल मुमताज शाहजहां याद करे लगत, जबकि एक अंग्रेज जब जाता है तो अंग्रेज जो है ताजमहल इसलिए नहीं देखने जाता है कि मुमताज और शाहजहां ने बनवाया। अंग्रेज जाता है उसकी प्रतीकात्मकता को देखने के लिए, उसके चित्रकारी को देखने के लिए, उसके सिंबोलिज्म को देखने के लिए जाता है, उसकी डिजाइन को देखने के लिए जाता है, उसकी दीवारों के ऊपर जो लिखी चीजें उसको समझता है। और हम लोग ताजमहल उठा उठा, ऐसे बहुत से लोगों को आपने फोटो देखा होगा ताजमहल को ऐसे उठाते हुए, मतलब देख लीजिए ये तुच्छापना है, तुच्छ है ना। हम लोग, हमारे पास ताजमहल है हिंदुस्तान में, तो हम लोग जब जाते हैं सबसे पहले सेल्फी ले बाबू कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे। मतलब हमारी सोच ताजमहल को देखने की और एक अंग्रेज जब आते हैं उनकी सोच ताजमहल को देखने के लिए, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। फर्क आता है कि नहीं आता, आप देख लीजिएगा कभी भी ताजमहल जाए तो अंग्रेज आपको मिल जाएंगे वहां पर। और अंग्रेज पता नहीं क्या करते रहते हैं, है हमारे घर की चीज उसको भी स्टडी करेंगे, और वो दीवार पर जाकर दीवारों की फोटो लेते हैं, अपनी कम लेते हैं। यही फर्क है, उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग कहा बड़ा अच्छा था, कितना खूबसूरत लगा था भाई, ये झरना, पेड़ कहीं देख ले छोटा लगा, ये देख बहुत अच्छा सीन आवा था, सीन आया था, हमें वहां फोटो खिंचाना है। लेकिन वो वहां पर ये देखते हैं यहां पर इतने बड़े पेड़ क्यों लगाएगा, बड़े क्यों नहीं लगाएगा। दिस इज द थॉट, एंड द थॉट डिवाइड्स द पीपल। जो विचार होते हैं वही हमें डिवाइड करते हैं, हम किस प्रकृति के हैं, समझ रहे हो। The method and the mysteries works of the universe, the painting is gone। भाई वो बताता है ना, आइए, तो वो जैसे अंदर घुसता है चली जाती है, पेंटिंग गायब हो जाती है। बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है। उसका उद्देश्य था कि इस यूनिवर्स को घूमे। अब नहीं समझ में आ रही, तुम्हें मालूम है, थोड़ा सा अजीब सी स्टोरी लिखी है। वो अंदर जब जाता है तो उसका गोल पूरा हो जाता है, उसने जो सीनरी बनाई है उस सीनरी के अंदर वो टहलता है, अंदर, beyond any material appearance, beyond any material appearance, any material भौतिकवादी जो appearance है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा परेशान करता है भाई, है ना। अपीयरेंस का मतलब समझते हो, जो दिखाई देता है। तो भौतिकवादी, मटेरियल का मतलब भौतिकवादी, जो प्रतीतता ऐसी कुछ कहते हैं, प्रतीति ऐसी कुछ कहा जाता है, प्रतीति जो अपीयरेंस होता है तो प्रतीति कहा जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। जो भौतिकवादी प्रतीति होती है सॉरी, तो उसे कहते हैं। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन्ड, कौन से पैराग्राफ है, 5वें पे। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप जो बनाया जाता है, लैंडस्केप का अर्थ क्या निकलता है। लैंडस्केप मतलब एक चित्रण, तस्वीर नहीं, उसका भी अर्थ निकलता है बेटा, अभी आगे हम समझेंगे। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल पेंटर होते हैं चाइना के, उनका ये मतलब नहीं होता है कि वो एकदम डिक्टो किसी चीज को इमिटेट कर दें, कॉपी कर दें, नहीं, उनका ये एक्चुअल उद्देश्य नहीं होता। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं अभी कि प्रतीकात्मक चित्रण, फिगर से फिगरेटिव बना, प्रतीक। जैसा कि जैसे ताजमहल देखा तो ताजमहल को एज इट इज बनाया, और या कोई भी चीज उसने बनाई, और जैसा कि वो देख रहा है तो दूसरा भी वैसे ही देखे, जरूरी थोड़ी है। हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। भाई हमने पहले वाले सेशन में आपको कई एग्जांपल देकर समझाए हैं, किसी भी एक चित्र को देखने के 4 तरह के नजरिए होते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, कोई क्या देख रहा है ना। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, यूरोपियन मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसे यूरोपियन कल्चर आप कह सकते हैं। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, जहां पर यूरोपियन वेस्टर्न जो कल्चर्स है वो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें उनको उधार दें और उस तरीके से देखें जैसा कि वो देख रहा है। इसलिए वो उधार मांग रहे हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो और हमको दे दो, अब मैं जैसा देख रहा हूं वैसा आप देखो मेरे हिसाब से। एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, जैसा कि पेंटर देख रहा है वैसे ही तुम भी देखो। ये यूरोपियन पेंटिंग या यूरोपियन आर्ट आपसे कहती है फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, किसी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से आप उसको देखिए। जबकि द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज पेंटिंग होती है, चाइनीज
क्लासिकल पेंटिंग है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करती कि जैसा मैं देख रहा हूं वैसे ही देखो, आप अपने तरीके से देख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड एंगल ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग के हर एक एंगल को अप्रिशिएट करना, ये दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। डाओइज्म एक वर्ड आएगा, चाइनीज फिलोसफी, मतलब डाओजी से डाओइज्म बना है। जैसे आप सुकरात ने फिलोसफी दी है ना, प्लेटो ने दी, तो जब किसी गांधीवाद आप समझते हैं, गांधी जी से जो रिलेटेड चीजें होंगे उन्हें गांधीवाद, उनके विचार कहे जाएंगे गांधीवादी विचार, ठीक है। उसी तरह दाओ जी से दाओइज्म बना। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली या शून्य एकदम। आगे ये वर्ड आएगा, बड़ा परेशान करेगा। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। जो चाइनीज होते हैं उनकी पेंटिंग के जो लैंडस्केप होते हैं वो रियल नहीं होते, वास्तविक क्या होते हैं। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट से उसके अंदर घुस सकते हैं। कैसे आप परेशान हो रहे होंगे बच्चे, आप 11th में तो शायद इतना आपको माइंड नहीं कर पा रहे हो, तो कभी आप अपनी जगह पे बैठे बैठे अभी आसमान में उड़ने की सोचिए। आपको पता है आपका मस्तिष्क दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो यंत्र है, या कोई भी सबसे तेज जो चल सकता है वो आपका मस्तिष्क है। प्लेन भी नहीं चल सकता। जनरली लोग क्या कहेंगे, उनकी सोच प्लेन सबसे तेज चलता है, उससे कहीं ज्यादा तेज आपकी सोच चलती है। आप बैठे रहिए, 1 सेकंड के अंदर आप अमेरिका अगर घूम कर आए तो 1 मिनट के अंदर आपकी जो सोच है वो यूएसए पहुंच जाएगी। 15 घंटे का सफर है यहाँ से हिंदुस्तान से, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 15 या 16 घंटे का, मैक्सिमम 15 घंटे का सफर है। सोच लीजिए हजारों किलोमीटर, लगभग 13,000 किलोमीटर माना जाता है यूएसए इंडिया से है, ठीक है। 13,000 किलोमीटर की दूरी पर आप 2 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर पहुंच सकते हैं। ये सोच इसे कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आप एंटर कहीं से भी हो, जैसे आप कोई चीज देख रहे हैं, अगर आप बारिश में भीग रहे हैं, अचानक आपके माइंड में काश मैं हवा में ऐसे उड़ रहा होता, कितना मजा आता है, आप सोचेंगे, देन यू कैन फील, आप एहसास कर सकते हैं इस चीज का। जरूरी नहीं कि हर चीज आप फिजिकली करें, एवरीथिंग यू कैन विजिट थ्रू योर माइंड, थ्रू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन से, अपने माइंड से जो है उसको एहसास कर सकते हैं। एंड फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फिगरेटिव अपीयरेंस। जो फीलिंग है, इमोशंस है हमारे, जो स्पिरिट है, एक्सपीरियंस ऑफ आवर स्पिरिट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमारे आत्मा का संतुष्टिकरण जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आत्मा ने अगर कोई चीज अनुभव कर ली है तो समझ लीजिए आपके शरीर से कहीं ज्यादा आपने काम कर लिया। शरीर से अनुभव करना वो क्षणिक होता है, आत्मा से अनुभव आपने किया है तो वो क्षणिक नहीं है, वो इटर्नल है। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, देन ट्रैवल इन इट। उसके बाद फिर आप उसके अंदर घुसे, आप किसी भी तरफ से ट्रैवल करिए। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पैथ फॉर योर आईज। आर्टिस्ट आपके लिए कई रास्ते बना सकता है टू ट्रैवल अप एंड डाउन, देन बैक अगेन, और आप आराम से वापस आ सकते हैं इन अ लीजरली मोमेंट, बहुत ही आरामदायक तरीके से। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉराइजॉन्टल स्क्रॉलिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉराइजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए। हॉराइजॉन्टल क्या होता है बेटा, ये होता है हॉराइजॉन्टल। इस तरह के जब आप सीनरी देखते हैं उसे कहा जाता है हॉराइजॉन। सपोज करिए आप यहाँ खड़े तो आप इसके अंदर आते हैं और ऐसे टहल घूम कर वापस आ जाते हैं। हमने आपको अभी जू का एग्जाम्पल दिया, आप जू के अंदर एंटर हो सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, फ्रॉम एनी गेट, यू विल सी द सेम थिंग, बट डिफरेंट चीजें हैं। हो सकता है आप एक लेफ्ट साइड से जब आप जू में घुसे तो राइट साइड आते आते आपको बहुत ज्यादा देर हो गई, राइट साइड आते आते बहुत देर हो गई, तो आप वापस उसी रास्ते से आ गए। तो अब आपको ये मालूम नहीं था कि आपको कितने बजे निकलना था, आपको ये मालूम नहीं था कि अगर राइट साइड में जाते तो और ज्यादा अमेजिंग एनिमल्स देखने को मिलते। हमने जू का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में फैली हुई है और हम लोग पूरी जू घूमने जाते हैं ना। या आप किसी फेयर में या कोई फेट में गए हैं, कोई मेले में गए हैं, तो वहां पर भी आपने देखा, आपने अपने शुरुआती घंटे एक ट्रिवियल छोटे मोटे झूलों में गुजार दिए अपने। सपोज करिए छोटे मोटे झूले झूल रहे, अब दिन तो खत्म हो गया, अब आपके पास समय नहीं है, तो अब जब आगे बढ़े आप तो पता चला अरे यहू रहा झूला भाई, इतना बड़ा बड़ा झूला, एक गजब वाले। तो अब आपका वो है मैनेजमेंट, आपको मालूम नहीं था। तो इसीलिए जो पेंटर है उसने ऐसी चीज बना रखी है, आप किसी भी पॉइंट से एंटर करिए, आप घूम सकते हैं पूरा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेते हैं। This is even more true in the case of horizontal scrolling का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर स्क्रॉलिंग होता है, in which the action of slowly opening one section of the painting, जिससे किसी एक सेक्शन पेंटिंग का कोई एक हिस्सा खुलता है, and then rolling it up to move on to the other, फिर वो घूम करके दूसरी तरफ जाता है, adds a dimension of time and which unknown in any other form of painting। डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि अननोन है। और डायमेंशन ऑफ टाइम के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ मिसिंग है। हम्म हम्म ठीक। हम्म चलिए, तो ये जो है इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, तो एक सेक्शन पेंटिंग का खुलता है, देन रोलिंग इट अप टू द मूव ऑन टू द अदर, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक घूमते हुए रोलिंग अप करते हुए जाता है। एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो कि डायमेंशन ऑफ टाइम की कमी है किसी भी दूसरे तरह के पेंटिंग में। इसमें आप डायमेंशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी देर में आप कोई भी चीज घूम सकते हैं, है ना, किस गति के साथ, किस समय के साथ, किस स्पीड के साथ आप इसमें ट्रेवल करेंगे, ये सारी चीजें चाइनीज पेंटिंग के अंदर आपको मिल जाएंगी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें जो चाइनीज पेंटिंग है, चाइनीज आर्ट ऑफ पेंटिंग है, इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है। ये नहीं सिर्फ आप आंखों से देख लें, व्यूअर का मतलब ये नहीं सिर्फ आप आंखों से देख लें, आप उसे एहसास करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब होता है ऑल द सेंसेस ऑफ योर्स मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, देन you will feel, you will experience the particular experience. Who decides at what pace he will travel through the painting? A participation which is physical as well as mental. आपका पार्टिसिपेशन फिजिकल भी होना चाहिए, मतलब शारीरिक तौर पर, साथ ही साथ माइंड भी आपका डेवलप होना चाहिए, माइंड भी आपका ओपन हो उस समय हर एक एक्सपीरियंस को रिसीव करने के लिए। तो ये पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन है ना, पैसिव पार्टिसिपेशन ही नहीं। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. Chinese painter कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें अपनी आंखें दे दें और उस हिसाब से देखें जैसा वो चाह रहे हैं। He wants you to enter his mind. वो चाहते हैं आप अपना दिमाग लगा के इसके अंदर घुसे। The landscape is an inner one. जो लैंडस्केप होता है बेटा, वो एक इनर, आंतरिक चीज है, आंतरिक वस्तु है। A spiritual and conceptual space, एक ऐसी जिसे आप आत्मीय कह सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट का मतलब आप शाब्दिक शब्दों में देख लें, मतलब एक अगर हिंदी के शब्दों में तो इसे आप समझ कहेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है समझ, लेकिन यहां पर समझ से क्या बनता है, थॉट बनते हैं। और थॉट की इंग्लिश क्या होती है बेटा, विचार होती है। और विचार से ही अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाए तो वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, एक आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस देता है। आपको जब चाइनीज पेंटिंग आप कर देखेंगे तो आप वहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, कॉन्सेप्चुअल स्पेस को फील करिए। एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, ठीक, फील करिए इसे, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, इस कॉन्सेप्ट को सेंसुई कहा गया। सेंसुई क्या है, लिटरली इसकी मीनिंग होती है माउंटेन। सेंसुई, चाइना में सेंसुई कहा जाता है माउंटेन को। वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट, सेंसुई लिटरली मीनिंग माउंटेन वाटर, सिर्फ थोड़ी सी गलती, माउंटेन नहीं, सिर्फ माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर का मतलब जल प्रपात होता है, आपने देखा होगा, ऊपर से खड़ी चट्टानों से पानी गिरता हुआ। तो सिर्फ चट्टाने नहीं, आप बड़े बड़े पहाड़ देख लीजिए, वहां से गंगोत्री और यमुनोत्री अगर निकलती है हिमालय पर्वत से, तो पानी कहां से, ऊपर से नीचे आ रहा है। जरा अब और जरा स्पिरिचुअली सोचते हैं, जरा कॉन्सेप्चुअली सोचो बेटा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअली सोचे इस चैप्टर को समझना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो था, लेकिन क्योंकि टफ लिखा है, अभी आपका बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है, तो शायद इसे समझ ना पाए। कोशिश है, फिर से समझो। सेंचुरी का मतलब होता है माउंटेन वाटर, भाई पहाड़ से गिरता हुआ जो पानी है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसका मतलब निकलता है लैंडस्केप। मतलब लैंडस्केप का मतलब ये, आपने देखा होगा बहुत से ऐसी सीनरी होती है, तो ऊपर पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, हैं पहाड़ बने, और यहीं से आपका पानी बह रहा है ऊपर से। अब आपको दो ऑपोजिशन मिलेंगे यहां पर। ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिट आइडियाज मिलने होंगे, अगर नहीं तो हम आपको समझाते हैं। जैसे ऊपर से ये पानी बह रहा है, एक पहाड़ है जो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाने को पहाड़ नहीं कहते, और एक चीज है वाटर जो ऊपर से नीचे आता है, वो नीचे से ऊपर कभी जा ही नहीं सकता। पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं बढ़ सकता, और पहाड़ कभी ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। ऊपर से नीचे का मतलब ये हो गया, फिर वो पहाड़ कहां, वो तो घाटी हो गई, वो तो घाटी हो गई, है ना, जिसे हम वैली कहते हैं। तो अब ये दो ऑपोजिट आइडियाज जो है मिल करके ही आपके लैंडस्केप को कंप्लीट करते हैं। ये दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, समझ रहे हो, एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब एक धरातल से आसमान की तरफ,
और एक आसमान से धरातल की तरफ, दो ऑपोजिट है लेकिन दोनों ही मिल करके एक लैंडस्केप को तैयार करते हैं। या तो सिर्फ पर्वत की तस्वीर बना दी उसे लैंडस्केप नहीं कहा जाएगा, या सिर्फ पानी बना दिया जाए तो पानी बना कैसे जाए, नदी अगर बना दी जाएगी तो उसे लैंडस्केप नहीं कहा जाएगा, और अगर नदी बनाई जाएगी तो उसके उधर कुछ घर या कुछ पहाड़ बनाए जाएंगे तो भी उसे हम लैंडस्केप तब कह सकते हैं व्हेन बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द पिक्चर, पिक्चर में दोनों चीजें हो तो विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। इस वर्ड का मतलब लैंडस्केप तब निकलेगा जब माउंटेन वाटर दोनों एक चीज में हो। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के 2 एलिमेंट्स या उससे ज्यादा, दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को दिखाता है। पोल का मतलब होता है वो ध्रुव, पोल का मतलब होता है ध्रुव, एक दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। उत्तरी ध्रुव समझते हो बेटा, एक दक्षिणी ध्रुव समझते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों, है ना। अब साइंस में हम नहीं जा रहे। 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाओदिस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि दाओदिस्ट का ये जो यूनिवर्स का सिद्धांत है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लॉफ्टी एक वर्ड आएगा, टॉल और हाई, आगे देखेंगे। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को चाइना की भाषा में यांग कहा जाता है। रीचिंग वर्टिकली, कह रहा है ना, रीचिंग वर्टिकली, जो ऊपर की तरफ खड़ा खड़ा जाता है टुवर्ड्स हेवन, और ऊपर क्या है, हेवन है, सब जानते हैं। हालांकि हेवन तक नहीं पहुंचता बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो आप उसे सक्सेस भी कहते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो आप उसे हेवन भी कहते हैं, ऊंचाई की तरफ जब जाते हैं ऊपर चले गए जिसके कहते हैं मर भी गया। तो एक वर्ड से कई मतलब निकल कर आते हैं। टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, एकदम स्टेबल रहते हैं, पहाड़ आपने देखा होगा हिलते बिल्कुल नहीं है। वार्म रहते हैं, भाई गर्म बहुत रहते हैं, क्यों, क्योंकि धूप के सबसे ज्यादा धूप उन्हीं पर पड़ती है। एंड ड्राई, और सूखे भी बहुत रहते हैं। अब ज्यादा उसमें दिमाग में लगाना, सर पहाड़ तो ठंडे होते हैं, देखिए हिमालय में गर्मी के दिनों में बहुत गर्म भी होते हैं, चट्टाने होती हैं असल में। ड्राई भी होते हैं इन द सन, सन की वजह से ड्राई भी हो जाते हैं। जबकि वाइल वाटर इज यीन, वाटर को क्या कहा जाता है, यीन कहा जाता है चाइना की भाषा में। हॉराइजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, हॉराइजॉन्टल होता है वो एकदम, पानी कभी भी ऐसे जा ही नहीं सकता ऊपर, ऊपर से तो आ सकता है नीचे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो जो पानी है उसका ऑपोजिट है हॉराइजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। फ्लूइड है, द्रव्य की तरह, मॉइस्ट एंड कूल, ठंडा और नमी, तो इसको अपोजिट इसके अंदर क्वालिटी है। जबकि पहाड़ सूखा, ये नम। द इंट्रैक्शन ऑफ यीन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट, ये जो इंट्रैक्शन ऑफ यीन से है, इंट्रैक्शन इस पहाड़ को इंट्रैक्शन ये नदी से करता है। एंड नदी को क्या कहा गया, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करने के ये नारी जाति एस्पेक्ट है, नारीवाद। भाई जो पानी है वो कोमल होता है, जो पानी है वो ढीला होता है, जो पानी है वो तरल में होता है, जो पानी है ना वो तो ये जो क्वालिटी पानी की है, इस पानी की क्वालिटी को नारी जात की क्वालिटी से मिलाया गया है। मतलब नारी एक पानी के समान होती है जो कि बहुत ही नर्म, बहुत ही मुलायम होती है, और पर्वत की जो क्वालिटीज हैं वो पुरुष से आप मैच कर सकते हैं। और पर्वत और पानी जिस तरह से मिलाप करके एक लैंडस्केप को बनाते हैं, उसी तरीके से पुरुष और महिला मिल करके इस सृष्टि का निर्माण आगे बढ़ाते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, संसार को आगे बढ़ाते हैं। Am I right? एंड इट्स अ काउंटर पार्ट यंग, जब ये काउंटर पार्ट यंग और ये मिल जाते हैं, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, देख लीजिए एक मैस्कुलिन जेंडर, यंग को मैस्कुलिन जेंडर माना गया, मतलब पुरुष। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, यही है डाओइज्म का फंडामेंटल नोशन, उनका सिद्धांत। नोशन का मतलब सिद्धांत। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो कि थर्ड एलिमेंट है उसको ओवरलुक किया जाता है, उसको अवॉइड कर दिया जाता है। वो क्या है बेटा, मिडिल वॉइड। अब इन दोनों के बीच की बात, अब जरा सोचो, पुरुष, थोड़ा सा आध्यात्म में जाओ, और महिला, इन दोनों के मिलाप से, भाई इन दोनों के मिलाप से ही सृष्टि का निर्माण हुआ, मतलब संसार का आगे बढ़ता है संसार। लेकिन ये जब मिला इनसे तो इसके बीच की एक अवधि भी तो रही, इस अवधि में ही तो बहुत कुछ हुआ। आप समझ रहे होगे, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच में जब इनसे मिलाप हुआ तो इस बीच की अवधि को हम लोग जनरली 9 महीना कहते हैं बेटा। हम वहां से कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझ सके। एक मिडिल वॉइड भी है, मिडिल वॉइड का मतलब एक शून्यता का सिद्धांत भी है, शून्य। जब इंसान मतलब पुरुष और महिला एक दूसरे से मिलती है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर यह इंट्रैक्शन होता है, आपसी संबंध होता। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द यौगिक
प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, जिसको कंपेयर किया जा सकता है जो यौगिक प्रैक्टिस प्राणायाम है। प्राणायाम आपने योग सुना होगा और एक बहुत ही सिंपल सा योग है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। लेकिन सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, यही इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिटेनिंग ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीद को रिटेन बनाए रखना, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस लेना और सांस छोड़ने से कहीं ज्यादा। जब आप सांस लेते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं कुछ देर के लिए सांस को अंदर भी रखिए, है ना। उस सांस को अंदर लेने को ही हम रिटेन कह रहे हैं। आगे जो लिखा हुआ है, ब्रीद इन, रिटेन एंड ब्रीद आउट। रिटेन का मतलब बीच में रहना, एंड दिस इज जनरली ओवरलुक्ड, और इसको ही जनरली ओवरलुक कर दिया जाता है, इसको अवॉइड करते हैं, जबकि इंपॉर्टेंस इसका सबसे ज्यादा है, दोनों से कहीं ज्यादा। ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर। जब सस्पेंशन होगा ब्रीथ, वही वॉइड होता है वेयर मेडिटेशन ऑकर। मेडिटेशन होता कब है? जब आप सांस लेते हैं और आप सांस रोके रहते हैं, और सांस रोके रहने पर आपका मेडिटेशन योग होता है, शुरू होता है, ध्यान शुरू होता है। जब आप सांस छोड़ देते हैं, जितनी देर आपने छोड़ा और छोड़ने के बाद जो एक वॉइड आता है आपके सांस लेने और छोड़ने के बीच में, वहां पर मेडिटेशन होगा। करके देख लेना। मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। जो मिडिल वॉइड होता है वो बहुत ही एसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेन्ड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। और इसी वजह से चाइना के लैंडस्केप में उसको व्हाइट जो बैकग्राउंड दिया जाता है पीछे पेंटिंग के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस सीनरी का। एंड दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और ये वो जगह है जहां मैन अपना फंडामेंटल रोल, अपना जो फंडामेंटल मतलब बेसिक भूमिका होती है, वहां पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इस स्पेस के बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। वो एक चेन बन जाता है, कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या हो गया? कनेक्टिविटी हो जाता है। इसके संसार को भगवान से या हेवन से जोड़ने का जो साधन है वो क्या है? इस संसार को भगवान से या संसार को हेवन से जोड़ने का साधन इंसान है। कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक। चलिए लास्ट होगा शायद, छोटा सा पैराग्राफ है। हिज प्रेजेंस कहां से है भाई? थोड़ा सा पैराग्राफ और बचा है। His presence is essential, उसका प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, essential even if it is only suggested, अगर इसको सिर्फ सजेस्ट किया जाए। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francis Schaeffer's wonderful expression, the eye of the landscape। बहरहाल इसको समझना आपकी वो नहीं है। तो कुल मिला के लैंडस्केप ये कहता है कि भाई आपको अपना दिमाग, अपनी बुद्धि से पेंटिंग को अप्रिशिएट करना है, आंखों से नहीं। ये चाइना की पेंटिंग कहती है। इसके बाद भी एक पार्ट और दिया जो कि आपका थोड़ा सा अलग पार्ट है, चैप्टर का एक्स्ट्रा है, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनते जनरली, इसलिए हमने उस पार्ट को नहीं लिया है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर इस तरीके से एंड होता है। आई होप हमने बहुत ही एग्जांपल दे करके थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। एक दो बार जरूर पढ़िएगा, अपनी रीडिंग भी इस चैप्टर की जरूर करिएगा, तब जाके आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एंड करते हैं आज के इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड टू अस। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।